Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher, and today I am going to teach you Lagrange's mean value theorem. लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था रोलेज थ्योरम. अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट है Lagrange's mean value theorem. ये डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं अभी. ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए. इस फॉर्मूले को तो बहुत अच्छे से याद कर लो. फॉर्मूला बना कैसे है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आपको समझाता हूं ये फॉर्मूला कैसे बन के आया. तो लैग्रांजे मीन वैल्यू की थ्योरम के यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं. रोज थ्योरम में हमने देखा था कि कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, वो आपका कंटिन्यूस होना चाहिए इन गिवन डोमेन ए टू बी इन अ क्लोज ब्रैकेट, एंड डिफरेंशिएबिलिटी शो करना चाहिए ए टू बी ओपन ब्रैकेट में. तब वहां पर था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इन रोलेज थ्योरम. बट यहां पर क्या होगा, एफ ऑफ बी इज नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा. बाकी दो कंडीशन सेम है. सपोज फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन जो होगा, फंक्शन इज continuous in given domain and function is differentiable. Function is differentiable in a to b open bracket and f of a not is equal to f of b. ये मैं लिख नहीं रहा, ठीक है. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तब हम लोग बोलते हैं कि एफ डैश सी जो होता है उसका फॉर्मूला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो आपके पास ये वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी. तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ये फॉर्मूला आपको यहाँ लिखना है. तो ये स्टेप्स हैं, इसके 2 स्टेप्स हैं. अगर दोनों स्टेप सेटिस्फाइड हो जाएं, मतलब रोज थ्योरम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई है. एक और कंडीशन आप इन्वॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो कि एफ ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. ये इन्वॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, पर ये जरूरी नहीं है क्योंकि वो चीज अलग से दिख जाती है. ठीक है, अब ये तीनों चीजें आपने बता दी, तो दो कंडीशन तो बहुत नेसेसरी हैं कि आपको बतानी ही पड़ेंगी जब आप लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम बता रहे होंगे. और ये दोनों बताने के बाद आप बताएंगे कि वहां पर एक सी है, वो ऐसा होगा 100% सी बिलोंग्स टू ए टू बी इन अ ओपन ब्रैकेट. 100% एक सी होगा, एटलीस्ट 1 सी. अब यहाँ पर ये मोर देन 1 भी हो सकता है, कल हम लोग डिस्कस किया था. तो वही ग्राफ हम लोग फिर से आज स्टडी करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ. बेसिकली आपने क्या देखा अभी कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सिर्फ इतना ही देखा. और ये फॉर्मूला कैसे बना वो हम देखते हैं. मैं इसको रब कर लूंगा. तो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं. ये मैंने एट रैंडम कोई ग्राफ बना दिया. हालांकि बुक का ही कॉपी पेस्ट जैसा डायग्राम है, बुक में भी कुछ ऐसा ही मिलता है, लेकिन वो हैबिट बनी होती है तो ऐसे बनाने की, तो हमने ऐसा बना दिया. आप चाहें तो आप ग्राफ को चेंज कर सकते हैं. मैं ऐसा है कि जरूर नहीं कि बुक जैसा बनाऊं, मैं ये बनाऊंगा. लो, मैंने चेंज कर दिया. तो एक पॉइंट मैंने ये पिक किया और एक पॉइंट मैंने ये पिक किया. इस वाले पॉइंट को मैंने बोला कि x इज इक्वल टू ए लिखा है, और इस पॉइंट के लिए मैंने कह दिया कि x इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है. तो अब आपके पास एक कॉर्ड मिलेगी जो यहां से यहां तक मीट करेगी. चाहो तो आप इसका नेम दे दो ए बी. ए बी एक कॉर्ड है. कॉर्ड मतलब समझ रहे, किसी कर्व को कट कर रही 2 पॉइंट्स पर. तो ए बी एक कॉर्ड है और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी. अब आप देखेंगे कि ए बी जो कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड का अगर मुझे स्लोप निकालना है, ए बी कॉर्ड का मुझे अगर स्लोप निकालना है, तो किसी भी लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये लेंथ पता हो मुझे और ये लेंथ पता हो, क्योंकि एंगल tan थीटा के साथ तो परपेंडिकुलर हाइट और ये बेस, इन दोनों का जो रेशियो होता है h ओवर b, यही तो आपको tan थीटा देता था. यही तो स्लोप है, यही तो dy dx है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. तो ये सारी चीजें हमारी पिक्चर में सामने आ रही है. आप लोग समझने में क्या कहना चाह रहे हो. जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो बिल्कुल नए हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा. प्लीज आप इस वीडियो को ना देखिए, लेकिन जो समझ रहा है बस वही कंटिन्यू करें. रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी फायदा होगा बेटे. मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोग के फायदे के लिए. ठीक है, तो हम लोग इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, लिख देता हूँ स्लोप ऑफ ए बी. मैंने ऐसे लिख दिया स्लोप ऑफ ए बी. तो स्लोप लिखा जाएगा तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो अब यहीं पर आप लोग देखो कि इसका परपेंडिकुलर कितना है.
जब आपने फंक्शन में b एंटर कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां मिलेगी आपको, वो होगी f ऑफ b। जब a एंटर करोगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी f ऑफ a। तो टोटल हाइट है f ऑफ b। f ऑफ b में से अगर आप f ऑफ a को निकाल दोगे तो ये छोटा सा पार्ट है वो बच जाएगा। यहां ओरिजिन है, ओरिजिन से आप यहां तक जाएंगे तो b पार्ट है, x इक्वल टू b लेंथ है, और x इक्वल टू a पार्शियल अमाउंट तो छोटा अमाउंट है। तो इनका जो बीच में जो गैप है वो कितना बड़ा है, वो b माइनस a का है। तो अब अगर मुझे स्लोप लिखना है तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ओवर बेस कितना है b माइनस a। तो आप देख रहे हैं स्लोप ऑफ a भी आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब मैं डायग्राम में कुछ चीजें चेंज करना चाहूंगा क्योंकि हॉच पॉच हो गया ज्यादा। मैं यही डायग्राम मेंटेन करके रखूंगा, पर ये बहुत सारी चीजें हटा दूंगा ताकि डायग्राम को क्लियर आपसे नजर आए। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया। मैं डायग्राम को यहां से निकाल रहा हूं, फिर से मैं वही डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं ताकि नीट एंड क्लीन चीज समझ में आया। ये एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी, इसको मैंने ज्वाइन किया। अब आप देखो कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए और बी के बीच में जो कॉर्ड बन रही है उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो मेरे कर्व को भी टच करेगी कहीं ना कहीं। आप समझो बात को। मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास कॉर्ड है ए बी कॉर्ड के पैरेलल एक लाइन हम लोग बना रहे हैं जो मेरे कर्व को किसी पर्टिकुलर एटलीस्ट एक पॉइंट पर टच करेगी। मैं एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब दिखाऊंगा मोर देन वन भी हो सकती है। तो एटलीस्ट एक पॉइंट पर टच करेगी। जिस पॉइंट पर टच करती है उसी को हम लोगों ने x इज इक्वल टू सी बोला है, उसी पॉइंट को हम लोगों ने x इज इक्वल टू सी बोला हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं तो स्लोप ऑफ ए बी उसके बराबर ही होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी उस लाइन के टेंजेंट के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ एफ डैश सी, क्योंकि जो डेरिवेटिव निकालते हैं उसमें अगर मैं सी एंटर कर दूंगा तो वो स्लोप आ जाएगा। वही स्लोप इसके बराबर होगा, इस कॉर्ड के बराबर होगा, कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला सामने आ चुका है। आई होप आप लोग फॉर्मूला समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं मोर देन वन टेंजेंट से हम लोग देखते हैं कि वो कैसा डायग्राम होगा। ये फिलहाल हम लोगों ने एक टेंजेंट के लिए डायग्राम बना ली जिसमें एक ही वैल्यू मिल रही सी। ओके, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से और एक और डायग्राम बनाता हूं। एक डायग्राम मैं कुछ ऐसा बना देता हूं। लो, मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया। एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया और एक पर्टिकुलर एक दो मैं दो ही दिखा देता हूं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपके पास x इज इक्वल टू ए है और ये x इज इक्वल टू बी है। यहां से यहां तक आपने कॉर्ड बनाई थी, वही आपने a और b का नाम दिया था। अब इसी कॉर्ड के पैरेलल और a b के बीच में दो लाइन मुझे दिख रही जो इस लाइन के पैरेलल होंगी और कर्व को दो पॉइंट पर टच कर रही है। देखो, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। दोनों लाइन कॉर्ड ए बी के पैरेलल और मेरे ए और बी के बीच में जो कर्व है उस पर आपको टच भी करके दे रही है। इसका मतलब यहां पर एक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू C1 कह दो और इसकी वैल्यू को x इज इक्वल टू C2 कह दो। तो ये दो वैल्यूज आ गई यहां पर, तो मोर देन वन आ गए पॉइंट्स। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग रेडी रहेंगे, ये भी चीजें आएंगी सामने। फिलहाल आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, तो पिक्चर सारी क्लियर हो चुकी। अब ऐसा करते हैं, हम लोग एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक ले लेता हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ले लेता हूं क्यूबिक, और एक न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है, वो उसकी मैं पिक दे दूंगा। जब पिक दूंगा तब मैं बताऊंगा कौन सी पिक दे रहा हूं मैं। तो बोर्ड का न्यूमेरिकल है, ये आईसीएससी बोर्ड 2007 में आया है। मैं न्यूमेरिकल ये पिक कर रहा हूं। ये f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इन डोमेन इसकी गिवन है 2 to 5 इन अ क्लोज ब्रैकेट। क्वेश्चन क्या लिखा है, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। दो फंक्शन तीन फंक्शन है इन द गिवन इंटरवल। ओके, फाइंड सी ऑफ दिस थ्योरम। बस ये न्यूमेरिकल है बस। अच्छा, ये बेसिकली मैंने न्यूमेरिकल उठाया क्योंकि इसी टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड में बनते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते। तो अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक फंक्शन प्योर कंटिन्यूअस होता है, ये हमको पता है, ठीक है। कंटिन्यूअस के साथ डिफरेंशिएबल भी होता है, ये भी हम जानते हैं। ये पैराबोला है, वैसे तो पता ही है। तो आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे इसका कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हालांकि मैं आपके टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 2 to 5 क्लोज ब्रैकेट। फिर आप सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन 2 to 5 ओपन ब्रैकेट, ये आप लिखेंगे। फिर आप f ऑफ 2 देखें, क्योंकि क्या पता बराबर हो जाए, वो रोज थ्योरम बन जाए, लेकिन क्वेश्चन में तो मेंशन है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम।
बट एनीवे एफ ऑफ 2 हम लोग निकालते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 10 प्लस 1, ये मिलेगा 4 3 12 2 3, ठीक है। अब आप निकालेंगे एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 निकालेंगे तो आ जाएगा 25, 25 या 75 मैंने लिख दिया 75 माइनस 25 प्लस 1, ठीक है, ये मिलेगा 50, 51 आएगा टोटल। तो ये दोनों अलग हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है, तो एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये वेरीफाई हो चुके हैं रोल्स थ्योरम, सॉरी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। 2 पॉइंट्स हम लोग को दिखाने होते हैं, हमें तो सिर्फ पॉइंट फाइंड करना, इन क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट फाइंड करना होगा जनरली, यही क्वेश्चन होता है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, थोड़ा मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। फंक्शन का डेरिवेटिव 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x होगा, माइनस 5 आएगा। डिफरेंशिएशन पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ, जिनको नहीं पता है वो डिफरेंशिएशन के लेक्चर को चेक करें, ये डेरिवेटिव इसका आ चुका है। फिर आप लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है एफ डैश सी होते हैं, उसको तो 6c माइनस 5 लिखेंगे। अब आप चाहो तो इसको इक्वेशन एक बना सकते हैं, ठीक है, एक ही आ गया। अब आपके पास जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को लिख दो। एफ डैश सी जो होता है ये ए और बी है, तो मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ ए और b माइनस ए। आप समझ गए मैंने बोला क्या और लिखा क्या, ठीक है ना। b की पोजीशन जो है b के लिए, a की पोजीशन वो a के लिए। तो f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी 51 माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3 एंड 5 माइनस 2 और f डैश c की वैल्यू कितनी है 6c माइनस 5। तो 6c माइनस 5 इज इक्वल टू दिस इज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्टकट में थोड़ा हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ जाएगा 16। मैं देख लेता हूँ 16 विजिबल है क्या, हाँ ठीक है 16 विजिबल था हमारा 16। इसको 5 ऐड कर देंगे तो 6c की वैल्यू आ जाएगी 21, तो c की वैल्यू आ जाएगी 7/2, ये आ जाएगी 7/2, ये c की वैल्यू आ गई। अब देखो मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ c पूछा है, उसने पॉइंट तो बोला ही नहीं, ठीक है, पॉइंट बोला ही नहीं तो मैं c निकाला। अगर वो पॉइंट बोल देता मैं क्या करता, ये तो वो कर्व का c पॉइंट आया, तो मुझे अगर सॉरी एफसीसा निकल के आया, अगर मुझे ऑर्डिनेट निकालना होता इस सी को मैं कहाँ एंटर कर देता, फंक्शन में एंटर कर देता, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाता। पॉइंट उसने पूछा नहीं था, सिर्फ सी चाहिए था। अच्छा ये चेक कर लो क्या ये सी इसके बीच में कहीं ना कहीं लाइक करेगा कि नहीं करेगा, ये कॉपी हो चुका है। यस जो सी आपके पास है 7/2 बिलोंग्स टू 2/5 इन ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में चेक करें क्योंकि क्लोज ब्रैकेट में तो हम सिर्फ कंटिन्यूअस देख रहे थे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे ओपन ब्रैकेट में, तो ये सब हम लोग ओपन ब्रैकेट में चेक करेंगे कि एंड पॉइंट्स को स्किप कर दो। तो इस बीच में वेरी कर रही होता है 3.5 7.5 मतलब सॉरी 7.5 मतलब करो 7/2 3.4 3.5 है और इसके बीच में कहीं ना कहीं वेरी करेगा। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्यूबिक एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। क्यूबिक मैं क्यों ले रहा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल आज की क्लास का क्यूबिक पार्ट एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन वही है एफ ऑफ एक्स, मैं क्यूबिक ले देता हूँ एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x इन 1 2 3 इन अ क्लोज ब्रैकेट, ये लिखा हुआ है। आओ सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, मैं नहीं लिख रहा हूँ इस बार, क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है और आपको पता है क्यूबिक फंक्शन आपका होता ही कंटिन्यूअस, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी शो करेगा ओपन ब्रैकेट में, मैं वो भी नहीं लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा एफ ऑफ 1, आपको समझ में आ गया, क्योंकि टाइम भी बच जाएगा हमारा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 5 माइनस 3, तो 8 आ जाएगा तो माइनस का 7 मिलेगा, सही है ना, 5 डिग्री के साथ आ गया। अब एफ ऑफ 3 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो एफ ऑफ 3 अगर लिखूंगा तो आ जाएगा 27, पहले तो ये मिलेगा, 3 का 9 9 9 बना 45, ठीक है, और 3 3 जा 9 आएगा, ठीक है। 9 पर पता नहीं शायद 54 27 दूनी 54 27 ही मिलेगा, निगेटिव का 27 आएगा। 2 को अच्छे से लिख दो, तो मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, मैनेज कर लो, कॉन्सेप्ट समझो। एफ ऑफ 1 आ गया, एफ ऑफ 2 आ गया, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल यहाँ पर प्रूव हो चुका है, कंटिन्यूअस यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ये दोनों चीजें हो चुकी हैं। उसके बाद का स्टेप, फिर उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो आंसर क्या आएगा 3x² माइनस 10x माइनस 3, ये आपका डेरिवेटिव आएगा। फिर आप एफ डैश सी करते थे तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, ये भी होगा। इसको आप चाहो तो इसको पैकेट में पैक कर दो, थोड़ी देर पहले मैंने यही वर्क किया था। फिर एफ डैश सी का जो फॉर्मूला था, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि एफ डैश सी का जो फॉर्मूला था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3c² माइनस 10c माइनस 3, 3c² माइनस 10c माइनस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है -27 माइनस फॉर्मूले का, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है -7, तो ये हो जाएगा +7 डिवाइडेड बाई 2
यहाँ से आपको क्या मिलेगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 मिलेगा। अब वहां पर पॉजिटिव का 10 है, ये निगेटिव का है। ओके लेट मी चेक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गलती ना हो जाए। 13 मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो मैं कह रहा था ना कि गलती हो गई है। -27 पड़ा तो -20 मिलेगा, -20 मिलेगा तो मतलब आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, -10 मिलेगी। ये लिखा है 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। अगर मैं इसको सही से लिखना चाहता हूँ तो 3c स्क्वायर माइनस 10c और ये मुझे मिलेगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 7 ठीक है। 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c दोनों को ऐड करेंगे तो -10c, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 7 आएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 3c कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा c माइनस 1। यहाँ से -7 कॉमन लेंगे c माइनस 1 मिलेगा इज इक्वल टू 0। c माइनस 1 अगर ले लेंगे तो 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देख लेता हूँ लास्ट स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोर्ड में। अभी स्पेस है हमारे पास तो यहाँ से मुझे मिलेगा c इज इक्वल टू 1 और यहाँ से मुझे मिलेगा c इज इक्वल टू 7/3। अब आप देखेंगे 7/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 2 पॉइंट समथिंग और इसके अंदर 2 पॉइंट समथिंग तो वेरी आ जाएगा, वेरी करेगा। लेकिन c इज इक्वल टू 1 और ये 1 तो एक्सक्लूडिंग पॉइंट है क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगाया है मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, तो 1 तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको कंसिडर करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 7/3 बिलोंग्स टू 1 to 3 ओपन ब्रैकेट। यही आपका फाइनल आंसर, यही सी आपने कैलकुलेट कर रहा था। तो क्यों मैंने सी के 2 आंसर आ सकते थे, इसीलिए मैंने क्यूबिक उठाया ताकि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, उसके 2 वैल्यूज आए। एक कंसिडर करना है नहीं करना है वो भी देखना पड़ेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ चुका है निकल कर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है। अब मैं न्यूमेरिकल कुछ ऐसा बता रहा हूं जिसकी मैं पिक दे रहा हूं, ये रही आपके सामने उसकी पिक। आई होप आप लोगों ने पिक्चर डाउनलोड कर ली होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिए, तो बड़े स्मार्ट हो बच्चे। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा है 5 फर्स्ट, अच्छा लेंथी न्यूमेरिकल है इसलिए मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होगा मेरा। वीडियो भी ऑलमोस्ट 20 मिनट की होने जा रही है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप लोगों ने वैसे तो रीड कर लिया होगा। शो दैट द फंक्शन f ऑफ x, मुझे प्रूव करना है इसका मतलब f ऑफ x x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 on 1 to 3 in a closed bracket satisfies Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहला क्वेश्चन तो उसने ये पूछा है कि इसको प्रूव करो Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करती है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैं शॉर्टकट में लिख दिया फंक्शन इज कंटिन्यूअस 1 to 3 इन अ क्लोज ब्रैकेट। वो तो दिख रहा है क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, बाय नॉलेज हम लोगों को पता है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल 1 to 3 ओपन ब्रैकेट। ये दोनों पॉइंट बता दिए। अब एक पॉइंट बताना है f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की अगर वैल्यू निकालोगे कितना मिलेगा, 1 स्क्वायर 1 माइनस 6 प्लस 1 रिजल्ट आएगा 6, वो भी नेगेटिव का। सॉरी ये माइनस का 6 आएगा 2 माइनस का 4 मिलेगा, सही ना, माइनस का 6 और 2 चला गया 4। अब हम लोग लगा f ऑफ 3, f ऑफ 3 निकालेंगे 3 3 9 माइनस 6 3 18 प्लस 1 माइनस का 9 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 9 माइनस का 8 मिलेगा, 9 10 माइनस का 8। तो दोनों वैल्यू अलग हैं। तो पहले पॉइंट में आपने क्या बताया कि कंटिन्यूअस है, दूसरे पॉइंट में आपने डिफरेंशियबिलिटी शो कर दी, फिर आपने ये भी बता दिया कि f ऑफ a और f ऑफ b आपस में बराबर नहीं है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, फर्स्ट हाफ क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड हाफ क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ऑल्सो, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द अबव फंक्शन, जो ऊपर फंक्शन दिया है, इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग ए, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लिखा है 1, -4 एंड बी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लिखा है 3, -8। अब जरा बात को समझना, मैं कोई ग्राफ नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, जो लिखे हैं वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 1 -4 और एक अगला पॉइंट क्या गिवन था 3 -8, ये ए और ये बी गिवन थे। इनसे मिलने वाली जो मेरी कॉर्ड है, ये पॉइंट्स को समझ में आ गया, कॉर्ड है। तो आपको पता होगा एक्स एक्सिस पर ए दे रहा था और यहाँ पर ये 3 दे रहा था, और आप देखेंगे 1 to 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला 1 एब्सिसा पहला
और ये एब्सिसा 3, तो 1 to 3 आपका कर्व आ गया। तो कर्व एक्चुअल में यहीं से यहीं तक वेरी कर रहा है। तो f(1) और f(3) के बारे में आप लोगों को देख रहे हैं, लेकिन इसके पैरेलल टेंजेंट बन के आए, मतलब कोई ना कोई कर्व रहा होगा, कोई ना कोई कर्व ऐसा रहा होगा, ऐसा कोई कर्व रहा होगा, इसके पैरेलल टेंजेंट यहाँ रही होगी, तो ये पॉइंट देगा, तो ये एक्स एक्सिस पर आपको सी देता है। समझदारी बात है। फिर अगर आप सी को कर्व में फंक्शन में एंटर कर देंगे तो आपको एफ ऑफ सी देगा। वो एफ ऑफ सी एक्चुअल में ऑर्डिनेट होगा पर्टिकुलर पॉइंट का, तो वो पॉइंट आ जाएगा सी कॉमा एफ ऑफ सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग निकालने क्या वाले हैं, f(1) पता है, f(3) पता है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि बोर्ड पर कॉन्सेप्ट क्या है। मैं फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं डायग्राम को रब कर देता हूँ, ठीक है, एक और डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि डायग्राम बार बार बनाने से टाइम वेस्ट नहीं होगा, समझ में आएगा। ये डायग्राम बना दिया, ये 2 पॉइंट मैंने इंडिकेट कर दी, जो पॉइंट उसमें गिवन थे, और ये पहला वाला पॉइंट क्या गिवन था, 1,-3 आई थिंक सो, यही था, -3 है ना, 1,-4, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। 1,-4 और 3,-8 है, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, 3,-8 ही है। अब इन 2 पॉइंट्स के पैरेलल कोई टेंजेंट आए, यही लिखा हुआ है, देख लो, चाहे रीड कर लो क्वेश्चन को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व represented by the above function, जो फंक्शन गिवन इज पैरेलल टू द कर्व जॉइनिंग ए बी। ठीक है, तो इसके पैरेलल ये वाली टेंजेंट जहां पर टच करी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड करना हमारा टारगेट है। आओ हम इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो f' निकालेंगे सबसे पहले। तो f' कितना आएगा, 2x - 6 आएगा। ठीक है, फिर आप f' निकालेंगे, आपको पता है, तो 2c - 6 आएगा, ये आ गया। अब f' का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं। तो f' का जो फॉर्मूला है वो f(3) - f(1) over 3 - 1 है। तो f' की वैल्यू कितनी है, 2c - 6 इज इक्वल टू f(3) की वैल्यू कितनी हमारे पास है, -8, फॉर्मूले में माइनस लगा, f(1) कितना है, -4, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2 -4 over 2, दैट मीन्स -2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा c की वैल्यू मिलेगी 2। c क्या है, उस जो मैंने कर्व समझाने की कोशिश की थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे फाइंड करना है, उस पॉइंट का एब्सिसा है वो c है, x = 2f मीन्स ये बोलते हैं। अब अगर इसको मैं फंक्शन में एंटर कर दूंगा तो f ऑफ c कह दो या f ऑफ 2 कह दो, वो आपका ऑर्डिनेट देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का। इट मीन्स 4 - 12 + 1। ठीक है, ये कितना मिलेगा, -8 मिलेगा, मैं ऐसे जोड़ लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये आ जाएगा 5, ये मिलेगा -7। ठीक है, 7 + 12 ही होता है। ओके, अब आपके पास जो पॉइंट आंसर देना था वो आप कैसे लिखेंगे, 2, -7 इज द पॉइंट। अपनी लैंग्वेज में लिख देना क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है। क्या आप लोगों को समझ में आ चुका है? ठीक है, मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो इसके डाउन साइड का जो न्यूमेरिकल है वो भी आप कर लोगे, क्योंकि मैं दोनों न्यूमेरिकल को दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, 5th का फर्स्ट और सेकंड कर लेना, और बाकी आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, जिनके पास बुक्स हैं तो काफी न्यूमेरिकल्स है बुक में। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम मेरी तरफ से खत्म हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे, और आपने देखा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे से डेरिवेटिव और एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट कि f' का फॉर्मूला क्या है और ये फॉर्मूला कैसे बन के आया वो हमने डिस्कस कर लिया। ना समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज 1-2 बार देख लो, और वीडियो प्लीज पूरी देखा करो। मैं चेक करता हूँ कि कुछ बच्चे थोड़े वीडियो देखते हैं, कहते हैं अरे यार हटाओ, फिर हटा देते हैं। एटलीस्ट वीडियो अगर देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखो, तभी आपका बेनिफिट है। ठीक है बेटे, और आप लोगों को मेरे लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।